हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे EVS यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज के बारे में, जिसे आप हिंदी में पर्यावरण अध्ययन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, आज की क्लास आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम ऐसे क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आप लोगों को डायरेक्ट पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो इन क्लासों को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो क्लास को शुरू करने से पहले सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे सभी का इसका फ़ायदा हो सके। चलिए सभी लोग इसको शेयर कर दीजिए एक बार, फिर क्लास को करते हैं स्टार्ट। ध्यान रखिएगा, इस क्लास की PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल CDP कोइन हिमांशी मैम पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। वहाँ पे आप लोग इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो जिसने भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके आप आसानी से हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सत्य कथन को चुनिए। यानी इसमें से जो सही कथन है उसको चुनना है, फिर इसके आंसर आप लोगों को यहाँ पे देने हैं। पहला कथन लिखा हुआ है, हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। दूसरा है, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। तीसरा है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम या 2 क्विंटल होता है। चौथा है, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम या 1 क्विंटल पत्ते या झाड़ियाँ खा जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 3 और 4 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। किसमें है 1, 3 और 4 किसमें है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। तो जिसने भी क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 3 लगाया हो जाएगा बिल्कुल सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखिएगा, हर ऐसे क्वेश्चंस जो आप लोगों को हेल्प करेंगे CTET के पेपर में, उनके बाद में हमने NCERT के स्क्रीनशॉट्स लगाए हुए हैं। आप लोग इनको PDF में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जो आप लोगों को हेल्प करेंगे बहुत ज़्यादा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है मधुबनी पेंटिंग के बारे में। लिखा हुआ है, मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन को चुनिए। पहला पॉइंट लिखा हुआ है, इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा लिखा हुआ है, इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। तो ये भी सही है। तीसरा है, यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा है। तो ये भी इसका सही पॉइंट है। चौथा है, मधुबनी राज्य राजस्थान का अति महत्वपूर्ण जिला है। तो यह राजस्थान का नहीं, यह बिहार का है। कहाँ का है, यह बिहार में है। मधुबनी जो है बिहार में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का A, B, C जिसमें होगा हो जाएगा बिल्कुल सही, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ये आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाले हैं। इसकी PDF हम आप लोगों को टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई पक्षी पेड़ की ऊँची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। यह पक्षी हो सकता है। चलिए बताइए वह कौन सा पक्षी है जो पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि अब आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है। कई लोगों के तो एडमिट कार्ड भी अब डाउनलोड हो चुके हैं। हालांकि अभी एग्ज़ाम सेंटर के बारे में नहीं लिखा हुआ है, फिर भी आप लोगों को सिटी वगैरह पता चल गई हैं कि आपका कौन सा सिटी में पेपर होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3 जिसने भी लगाया होगा जगह बिल्कुल सही। कौवा जो होता है वो पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। नेक्स्ट है, पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। पोचमपल्ली जो गांव है वह किसका भाग है, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो सभी को पता होना चाहिए, जो पोचमपल्ली गांव है वह आंध्र प्रदेश का एक भाग है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। यह रेगिस्तानी इलाके में है। सही है। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। सही बात है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। सही है। नेक्स्ट है, अबू धाबी की मुद्रा रुपए को दिनार कहते हैं। दिनार नहीं, उसको दिरहम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दिरहम बोलते हैं। यानी A, B, C बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। देखते हैं नेक्स्ट। लिखा हुआ है, कुछ जानवर रात में जगते हैं। ये जानवर
हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वो हैं। रात में जगने वाले जानवरों को अधिकतर जो चीज़ें हैं वह किस रंग में दिखाई देती हैं, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है बैंगनी और नीला, ऑप्शन नंबर 2 है हरा और पीला, ऑप्शन नंबर 3 है काला और सफ़ेद, और ऑप्शन नंबर 4 है लाल और सतरंगी। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो रात में जगने वाले अधिकतर जानवरों को जो चीज़ें हैं वह काली और सफ़ेद दिखाई देती हैं, यानी वाइट एंड ब्लैक दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग पीडीएफ से देख के अपनी नोटबुक पे सॉल्व कीजिएगा, फिर इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर सही से क्या जाएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है ये, तो इसको आप लोग सॉल्व करके इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, लिखा हुआ है मृत सागर क्या है। पहला ऑप्शन है ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है, दूसरा ऑप्शन है ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है, तीसरा है ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं, और चौथा है ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। मृत सागर क्या है। मृत सागर ऐसा सागर है जो सभी महासागरों और सागरों से अधिक नमकीन है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। जो मृत सागर का पानी है उसके 1 लीटर पानी में लगभग 300 ग्राम नमक उत्पन्न होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है ब्रेल लिपि के बारे में क्वेश्चन। लिखा हुआ है ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर अध्ययन कीजिए। पहला पॉइंट लिखा हुआ है ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु बनाकर लिखा जाता है, क्या सही है। सही है। दूसरा है यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है, तो यह लिपि 8 पर नहीं, यह लिपि जो है 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, तो ये क्या हो गया, ये इसका गलत पॉइंट हो गया। तीसरा लिखा हुआ है बिंदुओं की पंक्तियाँ किसी नुकीले औजार से बनाई जाती हैं, तो ये भी इसका सही पॉइंट हो गया। चौथा है इससे उभरे हुए बिंदुओं पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है, तो ये भी इसका सही पॉइंट हो गया। यानी 1, 3 और 4 किसमें है, 1, 3 और 4, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में सही कथन का चुनाव कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। दूसरा ऑप्शन है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। तीसरा ऑप्शन है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं। चौथा ऑप्शन है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से आपका कई बार क्वेश्चन बन चुका है। तो क्या सही हो रहेगा, केवल ए और बी में सही हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। इन पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन को चुनना है। पहला ऑप्शन है मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक का होता है, अक्टूबर से दिसंबर का होता है। दूसरा ऑप्शन है लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, सही है। तीसरा ऑप्शन है मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है, सही है। चौथा ऑप्शन है मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है, तो ये भी इसका सही हो जाएगा। यानी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सही हो जाएगा। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन नंबर 3 में है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कांसा 2 धातुओं का मिश्रण है, ये 2 धातुएं कौन कौन सी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए। सभी को बताना चाहिए जो कांसा होता है वह कॉपर और टिन का मिश्रण होता है। किसका, वो कॉपर और टिन का मिश्रण होता है, यानी तांबा और टिन का मिश्रण होता है क्या, कांसा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं।
हमने इसके बारे में कल बात की थी कि एनसीईआरटी की बुक में खाना पकाने के तरीके कौन कौन से माने गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। आप लोग इसमें नेगेटिव वाला कट कर भी बना सकते थे। गूंथ कर नहीं होगा, बेल कर नहीं होगा, क्योंकि खाना पकाने के तरीके पूछा गया है, खाना बनाने के नहीं। भिगो कर नहीं होगा, तो कौन सा बना? सेंक कर, तल कर और भुनकर। खाना पकाने के तरीके कौन कौन से हो गए? सेंक कर, तल कर और भुनकर। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन को चुनिए। ध्यान रखिएगा, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसमें माउंट एवरेस्ट की सही ऊंचाई 8,900 मीटर मानी गई है। तो आप लोग वहाँ पर 8,900 मीटर ही करके आइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन है यह जम्मू कश्मीर का भाग है और इसकी ऊंचाई 8,900 मीटर है। दूसरा ऑप्शन है यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। तीसरा ऑप्शन है यह भारत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। चौथा ऑप्शन है यह तिब्बत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। ये दो ऑप्शन तो ऐसे कट गए क्योंकि हमने इसकी ऊंचाई तो आप लोगों को बता दी है, तो ये दो ऑप्शन कट गए। अब आपके सामने दो ऑप्शन है, चलिए इसका आंसर दीजिए। दो ऑप्शन कौन कौन से हैं? ये हैं आपके सामने दो ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी जिसने भी लगाया हो जाएगा बिल्कुल सही। यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। यहाँ पे आप लोग इसको देख सकते हैं, ये लिखी हुई इसकी चोटी की ऊंचाई। ठीक है, ये एनसीईआरटी की बुक में लिखी हुई है और यही मानी जाएगी आपके पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट है रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक ज़मीन के भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं। यानी इसकी जो जड़ें होती हैं वह तब तक नीचे जाती हैं जब तक कि उनको पानी ना मिल जाए। आगे लिखा हुआ है इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? चलिए बताइए, जो डेजर्ट ओक होता है वह पेड़ कहाँ पाया जाता है, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए। तो सभी को पता होना चाहिए, जो डेजर्ट ओक होता है, जो रेगिस्तानी ओक होता है, वह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? चलिए बताइए, जो बिहार राज्य के लोग होते हैं उनके लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि इनमें से कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 1 है जनवरी से मार्च, ऑप्शन नंबर 2 है अप्रैल से जून, ऑप्शन नंबर 3 है जुलाई से सितंबर, ऑप्शन नंबर 4 है अक्टूबर से दिसंबर। तो अभी हम लोगों ने इनके बारे में बात की थी, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा अक्टूबर से दिसंबर। यानी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से जल को पीते हैं। तो ये जो पॉइंट है यह इसके बारे में नहीं है, यह खेजड़ी वृक्ष के बारे में नहीं है, यह जो है डेजर्ट ओक के बारे में पॉइंट लिखा गया है। तो इसका 1 2 3 जिसमें हो जाएगा बिल्कुल सही, यानी ए बी सी किसमें है? क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गलत। नेक्स्ट पॉइंट है 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 2 क्विंटल होता है। सही बात है। तीसरा ऑप्शन है वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते व झाड़ियाँ खा सकता है। तो यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 1 होना चाहिए था, ये भी इसका गलत हो गया। और चौथा ऑप्शन है हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोता है। तो ये भी गलत हो जाएगा, हाथी जो है वह दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हाथी के बारे में पूरी बात लिखी हुई है। यहाँ यह जो है 2 से 4 घंटे ही दिन में सोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। मैं गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। चलिए, यह जो कथन है, यह जो बात लड़के ने बताई है, यह किस राज्य से संबंधित है, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए। तो सभी को पता होना चाहिए यह जो कथन है, यह जो वाक्य लड़के ने बताया है, यह असम राज्य के बारे में बताया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है, ये आप लोगों को बताना है। चलिए बताइए, जो ब्रेल लिपि होती है वह कितने बिंदुओं पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर 1 है 4 बिंदुओं पर, ऑप्शन नंबर 2 है 6 बिंदुओं पर, ऑप्शन नंबर 3 है 8 बिंदुओं पर और ऑप्शन नंबर 4 है 10 बिंदुओं पर। सभी को पता होना चाहिए क्योंकि अब आप लोगों का एग्ज़ाम आ गया है, आप लोगों के एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगे हैं। तो सभी को पता होगा जो ब्रेल लिपि होती है वह 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। तो इसी के साथ में आपका क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। लिखा हुआ है निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन पीछे घुमा सकता है। इसमें पीछे घुमाने की बात कही गई है, ना कि आगे पीछे करने की। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर अलग होगा और आगे पीछे करने की अगर बात की जाएगी तो उसका आंसर अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़िए, उसका आंसर दीजिए। वह कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे तक घुमा सकता है। सभी को पता होगा उल्लू के बारे में यह बात कही गई है। उल्लू जो होता है वह अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे तक घुमा सकता है और जो मैना होता है वह अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करता है। मैना अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करता है और वहीं पर जो उल्लू होता है वह अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे तक घुमा सकता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 23। लिखा हुआ है हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टेपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं और इन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। चलिए बताइए, किस राज्य के लोग नारियल को अपने घर के आंगन में उगाते हैं और इनसे बने खाने का स्वाद उनको बहुत अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 4 जिसने भी लगाया हो जाएगा बिल्कुल सही। केरल राज्य के बारे में ये बात कही गई है। वहाँ के लोग अपने घर के आंगन में नारियल के पेड़ को लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियाँ जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए। चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है बुखार, ऑप्शन नंबर 2 है मियादी बुखार, ऑप्शन नंबर 3 है मलेरिया, ऑप्शन नंबर 4 है अनीमिया। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दीजिए। सभी को पता होगा ये जो बात है ये एनीमिया के बारे में कही गई है, क्योंकि एनीमिया की कमी में ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने को डॉक्टर बताता है। याद रखिएगा इन पॉइंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी कौन हैं। चलिए बताइए। कुछ पक्षी जो हैं वो हमसे 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। इनमें से कौन सा वह ऑप्शन है जिनमें सारे पक्षी हमसे 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है कौवा, चील, बुलबुल, ऑप्शन नंबर 2 है बाज, कबूतर, तोता, ऑप्शन नंबर 3 है चील, बाज, गिद्ध और ऑप्शन नंबर 4 है फाख्ता, कौवा और मोर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दीजिए। तो सभी को पता होना चाहिए जो चील, बाज और गिद्ध होते हैं वह हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर 3 जिसने भी लगाया था हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26।
भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित हैं। दिल्ली के किस साइड में स्थित हैं ये आप लोगों को बताना है। याद रखिएगा, जो आपका सीटेट का पेपर होता है उसमें 2 क्वेश्चंस मैप से आते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे डायरेक्शन वाला, और एक क्वेश्चन होता है जिसमें आपसे दूरी वगैरह पूछते हैं या फिर पड़ोसी राज्य पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं। तो मैप से 2 क्वेश्चन हमेशा सीट में पूछे जाते हैं, आप लोग मैप को देख के जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दीजिए। आप लोगों को मैप दिखा देते हैं। चलिए अब इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर नंबर 3 जिसने भी लगाया रहेगा बिल्कुल सही। उत्तर और दक्षिण में क्या हो जाएगा? नॉर्थ एंड साउथ में, नॉर्थ एंड साउथ में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ईवीएस संक्षेपण डैश अर्थ में प्रयुक्त होता है, यानी जो ईवीएस है इसको संक्षेप में किसके अर्थ में प्रयोग किया जाता है? चलिए बताइए। ईवीएस का फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है। तो ईवीएस का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज। क्या होता है? इन्वायरमेंटल स्टडीज। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? यानी आकलन में किसको दूर करना चाहिए ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 को पढ़िए फिर इसका आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना ये बिल्कुल निगेटिव है, ये नहीं होना चाहिए, इसीलिए इसका आंसर नंबर 1 सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा क्या गया था कि किसको दूर करना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? यानी पर्यावरण अध्ययन में सीखने के कौन से सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है ये आप लोगों को बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दीजिए। तो सभी को पता होगा जो पर्यावरण अध्ययन होता है उसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर सीखने के सिद्धांत पर बल दिया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 को पढ़िए फिर इसका आंसर दीजिए। पर्यावरण जो अध्ययन है जो 3 से 5 तक की पुस्तकें हैं वह किसका संकलन है? वह जो है पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों का संकलन है। क्या है? पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं तथा मुद्दों का संकलन है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए, और ध्यान रखिए रोज़ शाम 6 बजे हमारी एनसीईआरटी की जो ईवीएस की क्लास होती है वो आप लोग बिल्कुल भी देखना मत भूलिए। वहाँ से आप लोगों को कई क्वेश्चंस डायरेक्ट फंसने वाले हैं। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।